Hi students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and we are watching the Dr. Wahab. So अब मैं आपके लिए सेकंड ईयर का D8 चैप्टर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाया हूँ। इसमें हम एज यूजुअल एमसीक्यूज, शॉर्ट, न्यूमेरिक एंड लॉन्ग की बात करेंगे और इस चैप्टर के बाद आपके माशाल्लाह से 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस चैप्टर 18 की एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपसे ज़्यादातर तो है अपने बहुत से एटॉमिक थ्योरी की बात होती है। ठीक है, इसमें स्पेक्ट्रम्स की बात होती है। अच्छा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन indefinitely if its path is a perfect circle of any radius, a circle of constantly decreasing radius, a circle of an allowed radius या ellipse। तो बेटा जो ऑर्बिट होता है वो अलाउड रेडियस का सर्किल होता है, मतलब किसी भी रेडियस का नहीं होता, जो जो अलाउ नेचर उसको अलाउ कर रही है या फिज़िकली जब हम उसको ड्राइव करते हैं जो फार्मूले से, जो हमें मिसाल के तौर पे अगर हम ऑर्बिट 1 की बात करते हैं तो ऑर्बिट 1 का एक अपना मखसूस रेडियस है, ऑर्बिट 2 का एक अपना मखसूस रेडियस है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस। अच्छा, इसी तरह से एक्स रेज आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसीज हायर देन ऑफ। देखो, एक्स रेज सबसे छोटी वेव्स होती हैं, वेव लेंथ में बात की जा रही है, तो लिहाजा इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हायर होती है। तो लिहाजा इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हायर होती है किससे? विजिबल से, इंफ्रा से, अल्ट्रावायलेट से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक्स रे सबसे छोटी वेव लेंथ की तरफ होती है और अल्ट्रावायलेट विजिबल से पहले आती है, यानी विजिबल से बड़ी वेव रखती हैं। सॉरी, अल्ट्रावायलेट जो है ना वो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले गामा रे है, फिर एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आती है। तो अल्ट्रावायलेट गामा रे से बड़ी वेव रखती है, लेकिन अगर बड़ी वेव लेंथ रखती है तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी एक्स रे से कम होती है, सो लिहाजा कि एक्स रे के बाद ही अल्ट्रावायलेट आती है, तो इसी में लिखा हुआ है कि एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है किससे? अल्ट्रावायलेट से। ठीक है, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो टोटल एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बेसिकली जब आप इसमें बोहर थ्योरी में एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करते हैं nth ऑर्बिट की एनर्जी का, तो उसमें एक कांस्टेंट फार्मूला हमें मिल जाता है जिसमें जस्ट हमें n की वैल्यू पुट करके हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे n स्क्वायर होता है। जैसे कि आप देखेंगे आगे कि -13.6 अपॉन एन स्क्वायर है, तो एन पे स्क्वायर आता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर सेकंड ऑर्बिट है तो 2 रखेंगे तो वो 4 बन जाएगा, थर्ड है 3 रखेंगे तो वो 9 बन जाएगा। तो इन्वर्स में आता है, डिवाइड में आता है, इसलिए उसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं एन स्क्वायर का। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ हमारे पास तकरीबन 5-6 सीरीज़ हैं, लाइमन, बाल्मर, पेस्टन, पीफन, ब्रैकेट। ठीक है, जिस जो स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ब्रैकेट सीरीज़ या बेसिकली एंड में आने वाली 3 सीरीज़ बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पेस्टन, पीफन और ब्रैकेट, ज़्यादातर ये सीरीज़ आपकी इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में आती हैं। तो आपके पास जो ब्रैकेट है वो तकरीबन तीसरे नंबर की सीरीज़ है, तो यहाँ से आपके इंफ्रारेड में आती हैं सीरीज़ सारी, जो लास्ट वाली है वो फार इंफ्रारेड में आ जाएगी। ठीक है, जबकि आपका जो बाल्मर और लाइमन है ये तकरीबन आपके विजिबल वगैरह में आती हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ अच्छा, इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको और मज़ीद जानना हो तो ये नोट्स में ही मेरे पास यहाँ इसमें मज़ीद डिस्कशन यहाँ पे की हुई है सीरीज़ वगैरह के हवाले से कि कौन सी सीरीज़ कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि लाइमन आपको अल्ट्रावायलेट देती है, बाल्मर आपको विजिबल देती है, पेस्टिन और ब्रैकेट आपको इंफ्रारेड देती हैं, और पीफन भी आपको इंफ्रारेड या वो फार इंफ्रारेड की तरफ चली जाती है। तो लिहाजा जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर जो है वो विजिबल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आप देख लेंगे। तो ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से जो बता रहे हैं कि एक्स रेस की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज क्या होती है? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू डिफर भी करती है, अक्सर आप किसी बुक में कुछ देखते हैं, नेट पे कुछ देखते हैं, तो बेसिकली हम जो बुक में लिखा हुआ हम उसके मुताबिक फॉलो कर रहे हैं। तो बुक के मुताबिक 0.1 से 1 नैनोमीटर की रेंज है। ठीक है, बेसिकली 10 की पावर -10 में चलती है एक्स रेस की वेवलेंथ। अच्छा,
लेज़र कौन सी डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करती है न्यूट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम या कोहेरेंट बीम? तो बेटा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो उसमें होते ही नहीं है, तो लिहाजा वो एक कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी जो बेसिकली एक सिंगल सोर्स से आ रही हो, यानी मोनोक्रोमेटिक टाइप की लाइट होती है, इसी को कोहेरेंट बीम भी कहते हैं, ठीक है। जो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इंटेंस लाइट होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हाइड्रोजन 7 में कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज जो होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल करता है टू द ऑर्बिट। बाल्मर सीरीज में, बाल्मर का मतलब है दूसरी सीरीज, तो दूसरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड ऑर्बिट पे आके गिरता है, तो N2 होगा। बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शन या ट्रांजिशन बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन, टर्मिनेट मतलब एंड, कहाँ एंड करेगा अभी ऊपर बताया, जैसे ऊपर वाला था ये वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ बस, वहाँ N2 बोला, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट बोला, तो टर्मिनेट कहाँ करेगा? सेकंड ऑर्बिट पे। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, बोहर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है? इससे पहले भी एक जगह मैंने चैप्टर 17 में जिक्र किया था कि यही बोहर को पोस्टुलेट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है एंगुलर, वो प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेट करता है, और यही वो फार्मूला है कि प्लैंक्स कांस्टेंट से एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा NH/2 के, ठीक है। n का मतलब है क्वांटम नंबर, h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है हाइड्रोजन एटम की, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम लाइमन, देखो अपना क्या स्पेक्ट्रल लाइन यानी फोटॉन्स का निकलना, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली हायर से लोअर में जंप करेगा या वापस आ जाएगा, तो लिहाजा लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज होती है आपकी? बेसिकली फर्स्ट सीरीज होती है। तो कह रहा था स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी, कह रहा था फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था, मैं ये इसको पढ़ नहीं रहा था वर्ड को। द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सबसे पहली वाली स्पेक्ट्रल लाइन आपको लाइमन में कब मिलेगी? कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके, लाइमन का मतलब है 1 में आएगा, अब फर्स्ट स्पेक्ट्रल का मतलब है वो 2 से 1 में आएगा। अगर बोलेगा सेकंड स्पेक्ट्रल, इसका मतलब है वो 3rd से 1 में आएगा। अगर वो बोले 3rd स्पेक्ट्रल, तो इसका मतलब वो 4th से कहाँ पर आएगा? 1 में आएगा। ये कहानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इसी तरह से स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द रीजन, तो बाल्मर का भी आपको बता दिया था, बाल्मर आपका किस में आता है, यहाँ ऑप्शन नहीं लगाया हुआ, बट सबसे पहला लाइमन अल्ट्रावायलेट होता है, बाल्मर आपका विजिबल में आता है, ठीक है बेटा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम, पहले ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो बताओ रेडियस ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है आपका Rn इक्वल्स टू NR1, NR1 यानी आपने बस उसको n से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे आपको एक बार फॉर्मूला में दिखा भी देता हूँ कि रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, nth ऑर्बिट के रेडियस निकालने के लिए ये फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला है आपका यहाँ, ये फार्मूला आता है Rn इक्वल्स टू n²R1, यानी आपको कोई सा भी ऑर्बिट रेडियस चाहिए हो तो आपने उसको R1 का मतलब है 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और इसको n के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि वो कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है? 5वें ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो 5 का मतलब है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो लिहाजा 25 को मल्टीप्लाई करना 0.53 से, तो 13.25 डिग्री एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है, मैंने कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट इनटू स्टेबल स्टेट। देखो सबसे पहले हमने ग्राउंड स्टेट से उठा के इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक्साइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है, 10⁻⁻8 इसका स्टेबिलिटी टाइम होता है। यहाँ से फ़ौरन इनको गिरना होता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम एक ऐसे एलिमेंट का इंतखाब करते हैं जिसके अंदर एक मेटा स्टेबल स्टेट पाई जाती है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से गिर के मेटा स्टेबल में आते हैं, और वहाँ का टाइम पीरियड 10⁻³ होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए स्टे कर जाते हैं। इस टाइम पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है ना, वो इस स्टेबल वाले स्टेट में, जिसको मेटा स्टेबल कहा जा रहा है, यहाँ ज़्यादा होती है, जबकि जो अनस्टेबल वाला जो सबसे एक्साइटेड स्टेट होता है वहाँ कम होती है, और ग्राउंड पे भी कम होती है। यानी ग्राउंड से हमने ऊपर भेजा एक्साइटेड पे, एक्साइटेड से वो गिर के मेटा स्टेबल पे है, तो ग्राउंड और एक्साइटेड में तादाद कम होती है, बल्कि मेटा स्टेबल में तादाद बढ़ जाती है। आम तौर पे क्या होता है? आम तौर पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और एक्साइटेड या अनस्टेबल स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है ना।
लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट इनटू स्टेबल स्टेट। अभी देखो, जब ये ऊपर से गिरते हुए आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल में आएंगे, तो मेटास्टेबल एक्साइटेड के मुकाबले में स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ जैसे कि जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब जो है वो 14 में बात करते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी यानी सबसे पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन की मिलती है वो किस पे, इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको जब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी बहुत करीब वाले ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता हुआ है। तो लाइमन में आपको पता है, लाइमन में वो 1 पे आता है। अब 1 पे आने से मुराद ये कि अमूमन ही होता है वो 2 से 1 पे आ जाता है, 3 से 1 पे आ जाता है ना। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट आपको जब मिलती है कि इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन में वो दूसरे से पहले पे आ जाएगा या तीसरे से पहले पे आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा एनर्जी गैप नहीं होता। तो जब एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होती है तो जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी लॉन्गर होती है। ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसा भी बताया था L=NH/2π। सो बेसिकली यहाँ कुछ बात यही होती है कि एंगुलर और लीनियर मोमेंटम जो है ना वो किससे लिंक करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट से लिंक करते हैं। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन होगा वो कौन सी सीरीज़ का होगा। तो बेटा जब फर्स्ट में गिर रहा है इसका मतलब है लाइमन सीरीज़ है, सेकंड में गिर रहा है इसका मतलब है बाल्मर सीरीज़ है, थर्ड में गिर रहा है पेस्टिन है, फोर्थ में गिर रहा है ब्रैकेट है, फिफ्थ में आ रहा है तो पीफंड सीरीज़ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर ये कह रहा है बाल्मर सीरीज़ किस पे बिलोंग करती है रीजन पे, तो वो विजिबल है। अच्छा, फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट का रेशो बनाओ तो क्या बनेगा। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n²r1, तो आप एक रेशो बनाओ n²r1 डिवाइडेड बाय n²r1। r1 से तो r1 कट ही आएगा। ऊपर आपने रखना है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड मतलब 3 का स्क्वायर कितना बनता है बेटा 9। नीचे आपने रखना है फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बनेगा 9/1, इसका मतलब है 9:1 बनेगा। ठीक है बेटा, 9:1। ऐसे इसमें बोले ना रेशो ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो करेक्शन कर लो, इसका ऑप्शन 3:1 नहीं है, इसका ऑप्शन 9:1 है। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया n पे स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1 बनेगा। ये इसका आंसर क्या है 9:1 इसका आंसर है। ये आंसर है, करेक्शन कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, ये इसका आंसर 9:1। ओके। फिर कह रहा है लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम की लाई करती है किसके अंदर, अल्ट्रावायलेट में। ऊपर भी दिखा दिया, बता दिया था। अब एक इलेक्ट्रॉन में 2 स्टेट्स होती हैं, वैसे तो 3 होती हैं लेकिन 2 का नाम बता रहा हूँ। एक तो होती है, देखो, एक होती है ग्राउंड, एक होती है एक्साइटेड, एक होती है मेटास्टेबल। ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम -3 सेकेंड होता है, 10⁻³ होता है। जबकि एक और स्टेट आती है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसका जिक्र अभी नीचे आएगा यहाँ लास्ट में, कि लेज़र में जो लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का है वो याद रखना है 10⁻8 सेकंड के ऑर्डर का होता है, जबकि मेटास्टेबल में 10⁻³ सेकंड का ऑर्डर होता है। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ लेज़र किस पे डिपेंड करता है, देखो लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें एक सबसे अहम प्रोसेस कहलाता है स्टाइमुलेटेड इमिजन, तो लिहाजा ये उसी प्रोसेस के तहत काम करता है। 23 द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड फॉर लेज़र प्रोडक्शन। लेज़र के प्रोडक्शन के लिए 3 एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड होते हैं, ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। लेज़र लाइट हमेशा कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस करती है, ये बात ऊपर भी हमने कर ली थी। तो इस तरह इसके 25 MCQs हमारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप इसके शॉर्ट सवाल देखेंगे, दैन इसके न्यूमेरिकल और दैन इसके लॉन्ग क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा चैप्टर 18 से जो शॉर्ट सवाल हैं हमारे पास, और उनमें क्या क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने आपको लॉन्ग में समझा दिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग के पार्ट में था। मकसद है कि बेसिकली ये लॉन्ग अभी वीडियो में आपके पास इसके बाद आएगा, बेसिकली वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया इसलिए मैंने बोल दिया। तो जब ये जो वेव नंबर वाला है ना, ये आप अभी जब लॉन्ग पे आएंगे तो लॉन्ग में मैंने वहाँ समझाया हुआ होगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लेज़र बताओ और लेज़र और इनकैंडेसेंट बल्ब का डिफरेंस बताओ।
तो लेज़र का पूरा टॉपिक है जिसमें मुख्तलिफ 5 टर्म्स होती हैं, स्टाइम्युलेटेड इमेज एंड एब्जॉर्प्शन, वो सब मेरे नोट्स में मौजूद हैं, ठीक है। और या आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये जो दिए गए सवालात हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेज़र वगैरह का दे देता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि एमसीक्यूज़ मैंने आपको इसके बता दिए थे। देन इसके बाद जो है वो आप इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और लॉन्ग देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। चलो लेज़र को समझते हैं, जो जो आता जाएगा समझते जाएंगे, इसमें आपका सवाल इंशाल्लाह से बन जाएगा। लेज़र क्या है, लेज़र कितने टाइप्स का होता है? देखो, लेज़र का मतलब होता है, लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइम्युलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन। स्टाइम्युलेटेड इमिजन की वजह से जो रेडिएशन मिलती है उसमें जो लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है। बेसिकली आपको पता है लेज़र लाइट एक आम लाइट नहीं है, इसको बनाया जाता है, इसको एम्प्लीफाई किया जाता है, इसकी शिद्दत और इसके अंदर मौजूद फोटोन की तादाद को बढ़ा के यूनिडायरेक्शनल किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं स्टाइम्युलेटेड इमिजन, यानी एक ज़बरदस्ती कराया गया इमिजन जिसमें फ़ोटोन ज़्यादा तादाद में बाहर निकले। तो लेज़र एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है हाईली डायरेक्शनल लाइट, एक बहुत ज़्यादा सेम डायरेक्शनल की लाइट। इट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टाइम्युलेटेड इमेजन, और इसमें जिस प्रोसेस के थ्रू लाइट आती है उसको स्टाइम्युलेटेड इमेजन कहते हैं, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। तो टाइप्स ऑफ लेज़र में हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र है, गैस लेज़र है, लिक्विड लेज़र है, सेमीकंडक्टर लेज़र होता है, ठीक है। बेसिकली लेज़र जिस मीडियम से बना है, जिस लेजिंग मटेरियल से बना है, अगर वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या सेमीकंडक्टर है, डिपेंड्स, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, चंद स्पेशल टर्म्स की। तो देखो, सबसे पहले एक बात होती है स्टाइम्युलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। देखो, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हैं। अगर हम उनको कुछ एनर्जी दे के, एनर्जी एब्जॉर्ब करवा के उनको ऊपर भिजवा दें, यानी ऊपर से मुराद ये कि उनको अल्लाह ताला के पास नहीं भिजवा दें, ऊपर भिजवाने से मुराद ये है कि हम उनको एक्साइटेड स्टेट में भिजवा दें जहाँ वो बहुत कम टाइम ठहर सकते हैं। तो ऐसे में हम उनको ज़बरदस्ती ऊपर भिजवा रहे हैं एनर्जी दे के। सो व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट, तो ऐसी सूरत में हमें उस एटम को एनर्जी देनी है। एनर्जी देने का मतलब है फोटोन इंसिडेंट करवाना है, तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जंप कर लेगा हायर स्टेट में। इस फेनोमेना को बोलते हैं स्टाइम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। फिर जो है वो आता है स्पॉन्टेनियस इमिजन। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में जाता है ना, हायर स्टेट में, उसका लाइफ टाइम बहुत थोड़ा होता है, और उसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁻8 सेकंड होता है। वहाँ वो टिकता ही नहीं है, जाते ही नीचे गिर जाता दोबारा। तो लिहाजा विद इन दिस टाइम इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट एमिटिंग अ फोटोन। और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो जो फोटोन उसने लिया था वो ज़ाया कर देता है, वो उसको इमिट करता हुआ नीचे गिर जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, जो फोटोन दिया वो फोटोन मिल गया। तो एक ही फोटोन था, एक ही फोटोन आया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमें चाहिए मल्टीपल फोटोन। असल में लेज़र में हम फोटोन के मल्टीपल बना रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे हैं, एक से दो से चार बना रहे हैं, ठीक है, समझो बात को। फिर आता है एक मसला कि हमें इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए रोके रखना है कि ये एकदम से ग्राउंड स्टेट पे ना गिरें। तो हमें रास्ते में एक तीसरी स्टेट दरकार है। तो उसके लिए हम ऐसे मटेरियल का इंतखाब करते हैं, एक ऐसे एटम, एक ऐसे क्रिस्टल का इंतखाब करते हैं जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट भी हो, एक्साइटेड स्टेट भी हो, उनके दरमियान एक और ऐसी स्टेट पाई जाती हो जो कि हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके बनाते हैं, कि उस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन चंद ज़्यादा टाइम के लिए, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर जाता है, और वो टाइम होता है मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड। तो इस ऐसी स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁻6 से -3 होता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से तो ज़्यादा ही होता है। एमसीक्यूज में पूछते हैं ना, तो आप वहाँ -3 बताते हो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा मामला होता है मेटास्टेबल स्टेट में। फिर एक चीज़ होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन, अच्छा मैं स्टाइम्युलेटेड इमेजन खा गया बीच में, रुको बता रहा हूँ अभी। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ स्टेट ऑफ सिस्टम वेयर अ हाई एनर्जी लेवल इज मोर स्ट्रांगली पॉपुलेटेड देन अ लोअर एनर्जी लेवल। देखो, मेटा स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में हायर एनर्जी लेवल होता है। आम हालत में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, हायर में कम होते हैं। लेकिन जब वो हायर में ज़्यादा हो जाएं, ग्राउंड में कम हो जाएं, तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि एक्साइटेड से जब वो गिरते हैं ग्राउंड पे तो फ़ौरन गिरना शुरू हो जाते हैं ना, लेकिन अगर बीच में एक मेटास्टेबल स्टेट आ जाएगी तो वो फ़ौरन ग्राउंड पे नहीं आएंगे, कुछ टाइम के लिए वो हायर स्टेट पे टिके रहेंगे। तो उस कुछ टाइम के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाता है
कि इन्वर्ट हो गई पॉपुलेशन, जहाँ ग्राउंड में ज़्यादा होने चाहिए थे वहाँ ग्राउंड में कम है और हायर में ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब सुनो, इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट पे कुछ टाइम के लिए टिकता है ना, तो हमें इतना टाइम मिल जाता है कि इतनी देर में हम उस एटम पे एक और फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, फायर करते हैं। जब हम उसको एक और फोटोन देते हैं, वो उस टाइम देते हैं कि जब बिल्कुल वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड पे गिरने वाला होता है, तो जब हम उसको एक और फोटोन देते हैं, उस फोटोन को लेते के साथ ही वो दोबारा ऊपर नहीं जाता। याद रखना, उसने पहले से एक फोटोन लिया हुआ है। एक बात और सुन लेना, जब वो एक्साइटेड से मेटा पे आता है ना, तो वो अपने अंदर मौजूद फोटोन को ज़ाया नहीं करता, उसके अंदर वो फोटोन होता है। जब आप उसको एक और फोटोन देते हो, तो वो एक वक्त में एक ही फोटोन रख सकता है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता। तो होता ये है कि उस फोटोन को उसको मिलते ही के साथ साथ वो नीचे गिर जाता है, कहाँ पर, ग्राउंड पे। तो उसमें होता क्या है, एक तो वो अपना फोटोन इमिट करता है और एक वो वाला फोटोन जो हम उसको देना चाह रहे होते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ एक वक्त में दो फोटोन एक साथ ट्रेवल करते हैं और वो दोनों फोटोन हम कहते हैं ये कॉपी हो गए, यानी एक फोटोन से दो फोटोन बन गए। हालांकि वो हमारा अपना दिया हुआ फोटोन है, लेकिन हम फोटोन की तादाद को बढ़ा रहे हैं और एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोटोन्स को ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं। तो एक फोटोन हमने ऐसी टाइम पे उसको दिया कि हाथ के हाथ उसने उसको भी रिजेक्ट किया और अपने वाले को भी इमिट किया। दोनों एक साथ जब इमिट होंगे तो ऐसे इमेजन को बोलेंगे स्टाइम्युलेटेड इमेजन। ऐसी सूरत में, क्योंकि ये एक एटम नहीं होगा, इसके अंदर हज़ारों एटम है और ऐसा प्रोसेस हज़ारों बार हो रहा होगा, एक ही वक्त में हज़ार जगहों पे हो रहा होगा एक एटम, एक क्रिस्टल के अंदर। तो लिहाजा जब इसके इतने मल्टीपल फोटोन जमा हो जाएंगे तो उसी को बोलते हैं कि वो लेज़र लाइट बन जाती है। ठीक है, तो लिहाजा ये 5 प्रोसेस हैं। स्टाइम्युलेटेड इमेजन क्या है कि जब फोटोन किसी एनर्जी का हम एटम पे इंसिडेंट करवाएंगे, जो कि कहाँ होगा, स्टेट E2 यानी मेटास्टेबल स्टेट में होगा, तो फोटोन इंड्यूसेस द एटम टू फॉल बैक टू द ग्राउंड। वो फोटोन उस एटम को दोबारा ग्राउंड पे लाना चाहेगा। एटम को लाने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ही लाना चाह रहा है। और ऐसे में बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, द इंसिडेंट एंड द एमिटेड दोनों फोटोन इन सेम फेज, एक ही डायरेक्शन एक ही फेज में होंगे, साथ साथ चलेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टाइम्युलेटेड इमेजन और इंड्यूस्ड इमेजन। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेज़र है ना, आप इस पूरे को पढ़ना। इस पूरे में ऊपर वाले पांचों जो हमने जो हेडिंग्स पढ़ी हैं, इन्हीं की बात हो रही है। पूरा प्रोसीजर चल रहा है, पहले इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमेजन, फिर मेटास्टेबल स्टेट, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड देन एट द एंड स्टिम्युलेटेड या इंड्यूस्ड इमेजन। ये पूरा प्रोसीजर चलेगा, इसके तहत लेज़र बन जाएगा। और क्योंकि ये ट्यूब एक डिवाइस होती है, इसके अंदर जब फोटोन बन जाते हैं तो इसमें हमने ट्यूब के एक एंड को बिल्कुल ऐसे फिक्स किया हुआ होता है कि वहाँ मिरर लगाया हुआ होता है कि फोटोन अगर उस एंड पे जाते हैं तो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है जिसमें से लेज़र लाइट बाहर निकलना शुरू होती है एक इंटेंस बीम बना के। तो उसकी कुछ फिगर यहाँ आपके पास इस तरह से मौजूद है, ये आप देख सकते हैं फिगर को। बट ये रूबी लेज़र का सवाल था। ठीक है, चलें, तो आपका प्रोडक्शन ऑफ लेज़र भी हो जाएगा। आप चलते हैं डिफरेंस ऑफ लेज़र एंड इनकैंडेसेंट बल्ब। बेटा लेज़र, एक जो लेज़र मैंने आपको समझाया वो वाली लाइट है, जिस किसके तहत होती है, स्टाइम्युलेटेड इमेजन की वजह से होती है। और इनकैंडेसेंट लाइट जो एक आम रोशनी होती है, एक आम सेवर से, एक आम बल्ब से मिलती है, वो किस वजह से होती है, वो स्पॉन्टेनियस इमेजन की वजह से होती है, जो एक इस इंटेंस या शिद्दत वाली रोशनी नहीं होती। ठीक है, इसमें फोटोन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ट्रैवल कर जाते हैं, बट स्टाइम्युलेटेड में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। फिर कह रहे हैं लेज़र लाइट जो है वो पोलराइज होती है, कोहेरेंट होती है। दूसरी बात यह है कि उसके अगेंस्ट वो नॉन पोलराइज होती है और नॉट कोहेरेंट होती है, यानी कि वही कह सकता हूँ कि इंटेंस नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती। ठीक है, अच्छा। फिर कह रहे हैं कि जो लेज़र लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी एक सिंगल कलर, आपने लेज़र देखा होगा या तो ग्रीन होता है या रेड होता है ना, तो एक सिंगल कलर की लाइट होती है। जबकि इनकैंडेसेंट जो है ना वो सेवरल वेवलेंथ्स का मिक्सचर, यानी इसको वाइट लाइट कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो लेज़र लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वेव्स इन अ नैरो बीम एंड इज़ हाईली डायरेक्शनल, क्योंकि इसके अंदर जो वेव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और वो हाईली डायरेक्शनल होती हैं और बीम बड़ा नैरो होता है। और इनकैंडेसेंट में जो है वो इमेजन जो होता है वो इन ऑल डायरेक्शन एंड स्प्रेड आउट। इसीलिए अगर कोई आम रोशनी आपको पड़ती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती, आपके लिए हार्मफुल नहीं होती, बल्कि अगर लेज़र आपको पड़ेगा तो लेज़र अक्सर चीज़ों को जला देता है, काट देता है, बिकॉज ये हाईली
हाईली इंटेंसिफाइड होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, तो उसमें मज़ीद बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था। तो यहाँ से ये शॉर्ट सवालात आप कर लीजिए, आगे चल के लॉन्ग मिलेंगे, लॉन्ग कर लीजिएगा। और इसके न्यूमेरिकल जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपके जो होंगे वो स्पेक्ट्रम के हवाले से होंगे, तो जब मैं न्यूमेरिकल पे भी आ रहा हूँ तो आपको स्पेक्ट्रम भी इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस आपसे कर लेता हूँ, जिसमें आपने ज़्यादातर वेव नंबर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो बेटा आपके ये न्यूमेरिकल है 18 के, जिसमें शुरू के 3 न्यूमेरिकल जो हैं वो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं कि जो भी फोटोन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से इमिट होता है मुख्तलिफ सीरीज़ के अंदर। पहले बोल रहा है लाइमन, दूसरे में पीफंड, तीसरे में बाल्मर। ये वाला सवाल पाँचों सीरीज़ में से किसी भी सीरीज़ के लिए आ सकता है। चौथी वाली आपके सामने नीचे सवाल में क्वेश्चन है, तो ये वाली चीज़ आप याद रखें। अगर लाइमन सीरीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कौन सी स्टेट पे आएगा, तो वो स्टेट 1 पे आएगा। 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, लेकिन कहाँ पर आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, बाल्मर होगा तो 2 पे आएगा। आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि हमने Ni को रखा हुआ है वेरिएबल और Nf को हमने फिक्स रखा हुआ है, तो Nf का मतलब है फाइनल स्टेट। बाल्मर में 2 पे आएगा, पैस्चन में 3 पे आएगा, ब्रैकेट में 4 पे और पीफंड में 5 पे। आपने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। बस आपने क्या करना है, जो आपका Ni है वो आपने डिफरेंट यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट अगर लाइमन है तो फार्मूला एग्जैक्टली पहला वाला आएगा, यानी NF1 होगा। बाल्मर है तो NF2 होगा, पैस्चन है NF3 होगा, एंड देन सो ऑन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो अब पहले वाले सवाल में जो उसने बोला लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ लाइमन सीरीज़ के लिए, तो बेटा इसमें आपने ये राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे कि हम फार्मूले में जब राइडबर्ग कांस्टेंट यूज़ करेंगे ना वेव नंबर में, तो वहाँ 10 की पावर पॉजिटिव ही रखनी है। मैंने ऊपर शायद आपको जो बताया था वहाँ एक गलती हो गई थी, अदरवाइज़ वहाँ लिखी हुई पॉजिटिव ही थी। मैं कह रहा था कि नेगेटिव आएगी, वो एक कन्फ्यूजन थी। बहरहाल आप जब फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे ना वेव नंबर के फार्मूले में RH की वैल्यू, तो RH की वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, 10 की पावर पॉजिटिव 7 होगी। ठीक है, -7 लिखने का भी तरीका है कि अगर आप उसको इन्वर्स करके लिखें लाइक 1/RH, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन आप RH के टर्म में यूज़ करते हैं ना, तो आप उसको +7 रखिएगा। ठीक है, चलें अभी आपको पहला वाला अच्छा मैं आपको इसका सिर्फ पहला सवाल करा रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा आप खुद करेंगे। तीसरे वाले को थोड़ा मैंने गाइड कर दिया है, बट चौथे वाले को शुरू के 3 पहला मैं करा रहा हूँ, 2 आप खुद करेंगे और आप मुझे उसके आंसर्स भी दिखाएंगे। ठीक है, नाउ अब ठीक है, तो बेटा इसके सॉल्यूशन देखते हैं। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसमें सीरीज़ कोई भी हो सकती है। अगर लाइमन होगा तो NF1 रखोगे, बाल्मर होगा तो आप NF2 रखोगे, पैस्टन होगा तो NF आप 3 रखोगे। ठीक है, ये रहा, इस तरह समझ लेना। और ब्रैकेट होगा तो NF4 होगा, पीफंड होगा तो NF5 होगा। यानी कि जो NF है ना वो फिक्स है। अब डिसाइड करना है कि Ni क्या रखना है। तो सुनो, अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल रहे हो तो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है वेवलेंथ बड़ी हो। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कम एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ऑर्बिट के डिफरेंस से ट्रैवल करके आता है तो ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं चाहिए ना, उसको कम एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी ही इमिट करेगा ना। यानी मिसाल के तौर पे उसको आना है, कौन सी चीज़ है, बाल्मर है, उसको 2 पे आना है। अब अगर वो 3 से आता है तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है, तो इसका मतलब वो कम एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा। अब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बिल्कुल ऐसे ही अगर वो बहुत दूर दराज के ऑर्बिट से आता है, जिसको इनफाइनाइट बोलेंगे, यानी 5, 6, 7, 8 छोड़कर जैसे भी, तो उसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा ना बेटा। तो वहाँ तक जाने के लिए भी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वहाँ से आएगा तो एनर्जी रिलीज़ भी ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगी, तो एनर्जी उस सूरत में ज़्यादा होगी। अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। याद रखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो अगर यहाँ बेसिकली ये मैंने नोट्स से उठाया है, प्रैक्टिकल सेंटर के थे, खैर बहरहाल ये जो मेरे पास मौजूद थे नोट्स, तो उसमें बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है। सिर्फ गलती ये थी कि हेडिंग गलत डली हुई है। तो बेटा ये पहला वाला जो सॉल्यूशन है ये लॉन्गेस्ट के लिए। अगर आप लॉन्गेस्ट के लिए मालूम करना चाह रहे हो तो NF तो फिक्स है 2,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एन आई आपने एक आगे वाले ऑर्बिट को रखना है, यानी 2 है तो कहाँ से आएगा, 3 से आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ से जब आपका 1/λ max आ जाएगा तो आप इसको पलट देंगे, पलट के डिवाइड करेंगे तो λ max का आंसर आ जाएगा और इसको λ max कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स है, लॉन्गेस्ट है ना, तो इसने इसको λ मैक्सिमम ही कहा है। ऊपर हेडिंग गलत डली हुई थी बस। जिसका मतलब है जो आपकी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वेवलेंथ आएगी वो 656.73 नैनोमीटर आएगी। अच्छा, आपका जब आंसर आता है तो उसमें 10 की पावर कभी -6 या -7 होती है, तो आप पॉइंट को शिफ्ट करके उसको 10 की पावर -9 बना देंगे और उससे वो नैनोमीटर बन जाएगा। नाउ अब अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो उसके लिए आपको जो एन आई है ना वो इन्फिनिटी इस्तेमाल करना है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी लिखा ना, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा, वो 0.25 हो जाएगा। इसको आप राइट बार कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको पलट देंगे, पलट कर जो भी आंसर आएगा आप उसको 10 की पावर -9 बना के नैनो में लिख देंगे, तो लैम्डा मिनिमम 364 आ जाएगा। तो ये कम वैल्यू, ऊपर वाली ज़्यादा वैल्यू। तो बेटा इस तरह से अब आपके टारगेट पेपर में दिए गए जो अगला सवाल है पी फंड वाला, ये आपने खुद करना है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर आप पी फंड कर रहे हैं तो पी फंड वाले में कौन सी सीरीज़ इस्तेमाल करनी है आपको पता है, वो कहाँ पर आएगा, 5वें पे आएगा। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट चाहिए तो वो इन्फिनिटी से आएगा, और अगर आपको लॉन्गेस्ट चाहिए तो वो एक पीछे वाले यानी चौथे से आएगा। ठीक है बेटा, खुद करना, सॉल्यूशन आंसर मैच करा लेना, मुझे दिखा देना। अच्छा जी, अगर आप तीसरा सवाल करते हैं बाल्मर वाला, तो बेटा मैंने अभी आपको बाल्मर वाला ही कराया। पहला वाला लाइमन वाला, आप लाइमन वाला खुद कर लेना। लाइमन वाले में बेटा सीरीज़ कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। अगर आपको लॉन्गेस्ट चाहिए तो 2 से आएगा, शॉर्टेस्ट चाहिए तो इन्फिनिटी से आएगा। अच्छा, 43 वाला सवाल समझो, इसमें आपने एनर्जी भी मालूम करनी। इसमें कह रहा है आप एनर्जी बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है, और जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी तो इस मेथड के ज़रिए जो मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, अच्छा जी ये रहा, बल्कि यही सवाल है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएशन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन पेस्टिन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है पेस्टिन है तो NS कौन होगा, NF आपका 3 होगा। तो NI अगर आप बात कर रहे हैं किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए ना, तो एक पीछे वाले से आएगा तो NI 4 हो जाएगा। एनर्जी आपको मालूम करनी है, आपने सबसे पहले लैम्डा मालूम करना है। लैम्डा आप मालूम कर लेंगे, जब लैम्डा का आंसर आ जाएगा तो लैम्डा के आंसर को आप यूज़ करेंगे कौन से फार्मूले में, एनर्जी के फार्मूले में। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c/λ के। तो एनर्जी का फार्मूला बनेगा hc/λ। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट होती है, c कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा आपने जो मालूम किया था इसको आप प्रीफिक्स ओपन करके लिखेंगे, मतलब 10 की पावर -6 जो है उसी में रखेंगे। तो आपको बेटा जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा। आपको आंसर दिया जाता है, देना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप अपने आंसर को डिवाइड कर देंगे 1.6 10 की पावर -19 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह आपके 4 सवाल हो जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरह से आपने क्या करना होगा, अगला सवाल करना होगा कौन सा वाला, 44 वाला। ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है देखो आपको कम से कम कितनी एनर्जी का फोटोन रिक्वायर है किसी हाइड्रोजन आइटम को एक्साइट करने के लिए। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है n=1 है, वहाँ से 3 पे लाने के लिए। ठीक है, तो आप समझते हैं इस सवाल को। अब एक बात को समझना, अभी तक हम जो फार्मूला वेव नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं फोटोन का एमिट होना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करता है, तो ऊपर वाली स्टेट हायर होती है, नीचे वाली लोअर होती है। तो हम फार्मूला लिखते हैं क्या, अमूमन हम जो वहाँ लिख के चल रहे थे 1/NF² - 1/NI²। लेकिन अगर मामला पलट जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नीचे से ऊपर कर रहा हो
और उस सूरत में उसको फोटोन रिक्वायर्ड हो, जो इस सवाल की कंडीशन है कि हमें कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उठ के पहले से तीसरे पे आ जाए। तो ऐसी सूरत में ये वाला फार्मूला भी पलट जाएगा। जहाँ आप एन एफ लिखते थे वहाँ एन आई आ जाएगा, तो 1/ni² माइनस 1/nf²। एन आई आपका 1 है, एन एफ आपका 3 है, क्योंकि वो 1 से 3 पे जा रहा है बेटा। बाकी सब कुछ आपने वैसे ही पुट करना है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का फार्मूला hc/λ होता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया किसके लिए, एक सेकेंड, एनर्जी के लिए। हाँ ठीक है, तो एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा, hc/λ, और मैंने ये राइट साइड पे कंटिन्यू किया। पहले मैंने क्या मालूम किया, लैम्डा निकालोगे राइट वेव नंबर के फॉर्मूले से, तो आपने पहले की तरह सॉल्यूशन करके लैम्डा निकाला। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपने फॉर्मूले को पलट के लिखना है, ठीक है बेटा, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आप वैसे ही रखते हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ये माइनस क्या कर रहे हैं फिर। नाउ अब जब आपको वेवलेंथ मिल जाएगा तो उस वेवलेंथ को बगैर किसी प्रीफिक्स में रखे, बगैर आप जैसा आंसर आए वैसा का वैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे hc/λ में, तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगा जूल में, और आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, 19 जो भी आपका जूल में आंसर आया है ना बेटा, आप इसको डिवाइड करोगे 1.6 10⁻⁻19 से, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मैंने यहाँ गलती से मेगा लगा दिया, मेगा में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। दैट्स इट, ठीक है बेटा। चलो ये वाला सवाल भी रहेगा आपका। इसके बाद आपका आखिरी सवाल बाकी है। अच्छा 5 सवाल तो ये है, इसके अलावा मज़ीद सवालात आप इसके अलावा भी करना चाहें तो आपकी बुक में और मज़ीद सवालात हैं, या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें और कौन से सवाल करने चाहिए, लेकिन कम से कम तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अब लास्ट सवाल है, कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम को जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, इसको आपने आयोनाइज करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, क्या करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो समझते हैं इस बात। तो अब सुनो, इसका जवाब कुछ यहाँ है, इस तरह से है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बनाया था, बल्कि नोट से उठाया था मैंने। फाइंड वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ लाइट विच इज कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम। ये वही बात है। देखो, आपने किसी भी एटम को अगर आयोनाइज करना होता है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, तो आप ये चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को उठा के इन्फिनिटी फेंक दो, इतना दूर फेंक दो कि वहाँ से वापस नहीं आए। तो अब भले हाइड्रोजन एटम छोटा सा एटम होता है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ज़्यादा ऑर्बिट नहीं होते, तो इसके लिहाज से अगर वो दूसरा तीसरा भी होगा तो इन्फाइनाइटी बोल सकते हो उसको। बहरहाल आप ये बात याद रखना कि अगर आयोनाइज करना है तो वो कहाँ जाए, उठ के इन्फिनिटी पे चला जाए, ठीक है। ओके, नाउ आपने क्या करना है कि फार्मूला जिसके मुताबिक था वैसे ही रखना है। देखो अभी आपने इलेक्ट्रॉन को उच्चक के ऊपर भेजना है, इलेक्ट्रॉन उच्चक के ऊपर चले आएगा, उठ के ऊपर चले आएगा, कहाँ चले आएगा, बहुत दूर चले आएगा, जैसे ज़मीन से उठ के चांद पे चला गया। तो बेटा मैंने आपको जो तरीका बताया कि ये वाला फार्मूला आपने पलट के लिखना है। कैसे पलट के लिखना है, 1/, यहाँ इन्होंने पलट के नहीं लिखा, तो मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूँ। इन्होंने क्या करा है, एन आई को इन्फिनिटी लिया, एन एफ को 1 लिया, लेकिन इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको एन आई को 1 लेना पड़ेगा, एन एफ को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो ना, तो फिर आपको फार्मूले को पलटने की ज़रूरत नहीं है। मकसद मिसाल, इन्होंने फार्मूले को नहीं पलटा, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला भाई हम एन आई को इन्फिनिटी ले रहे हैं, एन एफ को 1 ले रहे हैं। कोई कहानी यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। फार्मूले को नहीं पलटा, बट एन आई एन एफ को पलट दिया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई जहाँ से जा रहे हो वो एन आई, जहाँ जा रहे हो वो एन एफ, तो भाई आप 1 से जा रहे हो तो 1 को एन आई बोलोगे, जहाँ जा रहे हो वो एन एफ है तो एन एफ को इन्फिनिटी बोलोगे। तो उसके मुताबिक आप फार्मूले को पलट देना। तो वहाँ उसके मुताबिक जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, और वो लैम्डा आपको 91.15 नैनोमीटर मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो आप अगर इस मेथड से कर रहे हो तो एन आई को इन्फिनिटी ले लो, एन एफ को 1 ले लो, फार्मूले पुट करो, तो फार्मूला एग्जैक्टली वही रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं हम फार्मूले को पलट रहे हैं और हम एन आई को वही रखेंगे जहाँ से हम जा रहे हैं, एन एफ को वही रखेंगे जहाँ हम जा रहे हैं, तो आपके फार्मूले को पलटना है, एन आई पहले लिखना है, एन एफ बाद में लिखना है। तो ये वाला सवाल भी हो जाएगा। डेट्स इट। लॉजिकल सवालात होते हैं, थोड़ा जहन में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बिठाना होता है, देखो रट्टा नहीं लगाना होता है, चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज कर देगा तो पगला जाओगे। तो लिहाजा न्यूमेरिकल बहुत अच्छी चीज़ होता है, आपने न्यूमेरिकल की भरपूर प्रैक्टिस करनी है बेटा। अब ये हो गया चैप्टर 8 कंप्लीट, इसके बाद यानी कि 8 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, और इसके बाद 9 के न्यूमेरिकल है, 19 के, और आपके पास आपको पता है कि 20 में न्यूमेरिकल नहीं होते,
और चैप्टर 16 में एक ही न्यूमेरिकल था, तो लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो 8 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बट टारगेट पेपर में मैंने आपको 50 न्यूमेरिकल दिए, तो बेटा 50 न्यूमेरिकल तो कर लो कम से कम, उसके बाद फिर सोचना कर सको तो कर लेना, ठीक है बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बोहर पोस्टुलेट्स क्या होते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। बोहर ने 1913 में पोस्टुलेट्स हमें दिए, ठीक है, और उसने जो इस्तेमाल किया वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया, और उसने अपना क्या आइडिया पेश किया। उसने कहा कि पहला पॉइंट, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रहेगा, इट नीदर रेडिएट्स नॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी ऑटोमेटिकली कोई ऐसा फिनोमेना नहीं होगा, एंड दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली उस ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना क्वांटाइज्ड हो, यानी किस तरह से हो, जैसे डिस्क्रीट अमाउंट में हो, फिक्स्ड हो, हर एक मखसूस ऑर्बिट का एक डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड जो है वो एंगुलर मोमेंटम हो, जो कि किसके बराबर होगा कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH/2 पाई। जहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट इस्तेमाल हो जाता है तो वो चीज़ क्वांटाइज या डिस्क्रीट होती है, तो उसका मतलब है हर ऑर्बिट का अपना एक मखसूस एंगुलर मोमेंटम है, तो इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्बिट 1 में रिवॉल्व कर सकता है, या तो वो 2 में, या तो वो 3 में, इनके बीच में कहीं रिवॉल्व नहीं कर सकता, ना स्टे कर सकता है, ठीक है भाई। तो लिहाजा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा NH/2 पाई, और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला असल फॉर्मूला MVR होता है, तो MVR इक्वल्स टू NH कट, जहाँ H/2 पाई आता है तो उसको H कट के इक्वल कर देते हैं, सो L इज इक्वल्स टू MVR, सो MVR बराबर हो जाएगा NH कट के। R क्या चीज़ है, ऑर्बिट का रेडियस है, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस क्वांटा को जिसकी एनर्जी HV है यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से उठकर हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी का मतलब है ग्राउंड स्टेट, वहाँ से उठ के आ जाएगा हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। और जब, क्योंकि ऐसा करने के बाद वो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, ऑलमोस्ट मिली भी नहीं बोलूँगा, उससे भी छोटे सेकंड, जो कि 10⁻⁸ के ऑर्डर का सेकंड होता है, उसके लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, देन वो दोबारा फॉल बैक हो जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट पे, और जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस गिरता है तो वो जो एनर्जी उसने ली होती है फोटोन उसको रेडिएट कर देता है, तो जो क्वांटा उसने एब्जॉर्ब किया था वही क्वांटा वो HV एनर्जी का रेडिएट कर देगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर में आएगा, ऊपर उठकर आएगा, तो उसको एनर्जी चाहिए, और अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी को ज़ाया करेगा, डेट्स इट, सो सिंपल। मैथमेटिकली जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, डेल E इक्वल टू EI माइनस EF, EI का मतलब होगा जिस इनिशियल स्टेज में वो है, और EF का मतलब होगा फाइनल, सो EI माइनस EF लिख सकते हैं इसको, या कहीं कहीं EF माइनस EI भी लिखा जाता है, लेकिन ये बात याद रखना हमेशा हाई वाली एनर्जी पहले आएगी, लो वाली बाद में आएगी, यानी कि जब उसको लो से हाई पे जाना है ना, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़ाहिर ज़्यादा होगी, तो उस हायर में से लोअर को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उस एनर्जी का फोटोन सॉरी क्वांटा या फोटोन हमें रिक्वायर्ड होगा, तो वो जो डेल E है बेसिकली वो एनर्जी ऑफ क्वांटा ही होगी, जो कि EI माइनस EF यानी दो मखसूस ऑर्बिट के बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि बहुत पोस्टुलेट की बात हो गई, अब हमें ड्राइव करना है हाइड्रोजन एटम में जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए हमें जो रेडियस का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसकी डेरिवेशन तो फ़िलहाल हम नहीं देख रहे, लेकिन आप इसी फॉर्मूले को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और वो ये होगा, ये फार्मूला। एक तो ये वाला फार्मूला आपको मिलता है, ये जो है RN 4πε0 n स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई ME², ये फार्मूला आपको प्रैक्टिस करना होगा। और ये वाला फार्मूला के जिसमें क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट्स पुट करने के बाद हमारे पास रिड्यूस्ड फार्मूला ये आता है RN इक्वल टू n स्क्वायर R1। R1 जो है वो पहले ऑर्बिट का रेडियस जो फिक्स है 0.53 एंगस्ट्रॉम, बाकी आपको किसी भी ऑर्बिट का मालूम करना हो तो ये फार्मूला है, जिसके लिए हमने MCQs में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको।
नाउ अभी आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो बेटा टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आपने क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा होता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल जब ही दिया जाता है जब हमें किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना हो, तो यहाँ नेगेटिव वर्क डन यूज होता है। सो एफ मल्टीप्लाई बाई डी। फोर्स कौन सी वाली है, जो अट्रैक्ट कूलम फोर्स है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो वो फोर्स क्या होती है आपको पता है, कूलम फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। लेकिन Q1 Q2 के दोनों ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो ये ई हम उसकी जगह ई इस्तेमाल करेंगे, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ना यहाँ पे जो आर है ना, बेसिकली यही वो आर है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस, जिसको ही रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ गौर करना है, यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा और आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, जिसमें क्या लिखा जाएगा, u इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये जो मल्टीप्लाई में आर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है, ये वाला आर नहीं आएगा, और ये इस पर टैप भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला आर जिसको मैंने ब्लू किया है, ये वाला आर नहीं आएगा, याद रखना, ये वाला आर नहीं आएगा। फॉर्मूले में सिर्फ कौन सा वाला आर होगा, जो नीचे वाला आर है। ये जो मल्टीप्लाई में आर है ना, ये नहीं आएगा, तो नीचे वाले आर के साथ ही आपने एन लिखना है, क्योंकि आर से आर से कट जाना है, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के लिए हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब हम सेंट्रीपिटल के बराबर करेंगे, तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ से आपने कैंसिलेशन करने के बाद दोनों साइड पे तीसरे स्टेप में जाके अपने पास से 1/2 लेना है, ताकि आप यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर सकें और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन सके, जो कि लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन आर के साथ एन लगा रहे हैं, ऊपर भी लगाया था, यहाँ भी लगा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले पोटेंशियल वाले फार्मूले को और इस काइनेटिक वाले को आपस में ऐड कर देना है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो याद रखें, ये दोबारा ये जो मल्टीप्लाई में आ रही है गलत लगा हुआ है, ये ऊपर भी गलत लगा हुआ था, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपने इन दोनों में से कॉमन निकाला, किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर एन, दोनों में से कॉमन निकाला, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, पहली टर्म से -1 बचा, दूसरी टर्म से 1/2 बचा। फिर आपने क्या करा, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम लेके क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा, क्योंकि 1 बड़ा है हाफ छोटा होता है, तो लिहाजा आपका फॉर्मूला बनेगा -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर एन। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने आर एन का वो वाला फॉर्मूला जिसको मैंने ऊपर आपको दिखाया था वो रखना है, और वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर। तो जहाँ आर एन है वहाँ आप ये फॉर्मूला यहाँ ऐसे पुट कर देंगे। फिर पुट करने के बाद आप इसको पलटेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो जो एम ई स्क्वायर है जाके ऊपर वाले ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ME4 बन जाएगा। और ये 8×4 = 32 पाई 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 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा और एच कट का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। फिर आपके पास आपको दिख रहा है इस पूरे ब्रैकेट में जितनी वैल्यू है सब कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच कट, एप्सिलॉन नॉट, पाई, इन सब की वैल्यू को मैन्युअली सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में जब आप ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू को रखेंगे तो उसमें एक्सपोनेंट -100 से ऊपर आ रहा होगा, और कैलकुलेटर साइंटिफिक -99 के बाद वाली वैल्यू पे एरर दे देता है। तो मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, और आपके पास ये 2.18 एक्सपोनेंट -8 जूल का आंसर आ जाएगा। आपने इसको 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करके कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब अगर आप n1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, n2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा
3 की एनर्जी पूछेंगे तो 3 रख के वो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। सो एंड सो ऑन, आप एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपसे अगर सिर्फ एनर्जी का पूछेगा तो आपने यहीं तक ड्राइव करना है। अगर वेव नंबर पूछेगा तो वेव नंबर पे आते हैं। हो सकता है वेव नंबर आपसे अलग से शॉर्ट सवाल में पूछ ले, तो चलें वेव नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं। वेव नंबर क्या कहलाता है? 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। तो बेटा आपने करना क्या है, आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी जो एनर्जी होती है ith ऑर्बिट की, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, उसको EI बोलेंगे। फिर जहाँ वो जाएगा उसको ES कहेंगे। तो हर ऑर्बिट की जो अपनी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये हम वही वाला उठाएंगे जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को पहले आई के लिए लिखेंगे, फिर एफ के लिए लिखेंगे। तो ये देखो, यही फॉर्मूला मैंने पहले आई के लिए लिखा और फिर एफ के लिए लिखा। फिर हमने क्या करा, हमने बोला जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है आई से एफ तक, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है वो एच वी होता है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट के मुताबिक ई आई माइनस ई एफ को एच वी कहते हैं। यहाँ से कुछ काम हमने किया है, वो ये किया है कि हमने कहा है कि जो h है ना बेटा, ये 2 पाई h कट के बराबर होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि h डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा तो उसको h कट कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि v बराबर होता है f लैम्डा के। तो यहाँ से आपने क्या करा है, यहाँ v का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया c/λ। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में ई आई माइनस ई एफ बराबर हो जाएगा h की वैल्यू 2 पाई h कट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c/λ। फिर आपने इसी इक्वेशन में ई आई और ई एफ की वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पे आके, जो हमने ऊपर लिखी थी उनको यहाँ पुट करने के बाद उनको पुट किया और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ था, 2 पाई h कट c/λ, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब लेफ्ट साइड पे हमने दोनों में से कॉमन निकाला, me4/32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो कॉमन निकालने के बाद बचा माइनस का 1 ओवर एन आई स्क्वायर प्लस 1 ओवर एन एफ स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने अगले स्टेप में पॉजिटिव को पहले लिखा, नेगेटिव को बाद में लिखा, तो हमारा बना 1 ओवर एन एफ स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन आई स्क्वायर। अब बेटा आपको ये जो दिख रहा है me4/64, अच्छा ये 64 ऊपर जो 32 को मल्टीप्लाई करके 64 बना था। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ जो me4/64 पाई क्यूब ये सब जो बना है, ये कैसे बना है, एक नज़र यहाँ गौर कर लो, क्योंकि शायद ये बात मैंने बताई नहीं। तो देखो इस वाले स्टेप में यहाँ राइट साइड पे जो पाई लिखा हुआ है ना, ये इधर आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ये वाला पाई अगर डिवाइड में आएगा तो पाई स्क्वायर और पाई क्यूब हो जाएगा। ऊपर से एच कट नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच कट स्क्वायर से एच कट का क्यूब हो जाएगा। और सी जो है ना ऊपर से नीचे आ जाएगा इधर, है ना। तो लिहाजा हमारा फॉर्मूला कुछ ये बनेगा जो आपको दिख रहा है, me4/64 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर c। ठीक है बेटा, और ये सब का सब कांस्टेंट होता है। इसको एक नया सिंबल दिया है RH, इसको कहते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। राइडबर्ग नाम के ऊपर है, उसने इसको बताया, कांस्टेंट को ड्राइव किया, एक राइडबर्ग एक नाम दे दिया। सो राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि ये वैल्यू होती है। और इस वैल्यू में जो 10 की पावर है, ये शायद यहाँ गलत लिख दी गई है, वो 10 की पावर -7 होगी। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी 1.0974 एक्सपोनेंट -7। ठीक है बेटा, मीटर इनवर्स, इसको कहते हैं वेव नंबर। ठीक है, नहीं राइडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ ये सारा का सारा लिखा था me4 इसकी जगह पे RH आ गया, बराबर में 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर इक्वल टू 1/λ। तो ये फॉर्मूला आपका वेव नंबर का बन जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ठीक है, डेट्स इट। और अच्छा, इसमें इस हाथ के हाथ में आपको ये वाला सवाल भी बता देता हूँ, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ये लॉन्ग सवाल में कहीं ना कहीं मिला के पूछ लेता है, या शॉर्ट में आ सकता है। कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इज 2.25। तो आपको साबित करना है कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस का रेशियो है वो 2.25 है। तो बेटा आपके पास जनरल फार्मूला रेडियस का होता है RN N स्क्वायर R1। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपका बनेगा R3 3 स्क्वायर R1, तो ये रहेगा 9R1। और सेकंड ऑर्बिट का बनेगा 2 स्क्वायर R1, तो 4R1। आप इनका रेशो लेंगे, R3/R2 डिवाइड कराएंगे, R1 से R1 कटेगा, 9/4 बचेगा, 9/4 का वैल्यू 2.25 होता है। ठीक है, डेट्स इट।